गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हमारे साथ जुड़कर यूटेट की तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमारे जो टॉपिक्स थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। अब खनिज लवण क्या होते हैं? ये वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। साथ में ये हमारी जो बॉडी होती है उसके उचित विकास के लिए यानी कि उचित ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ में रोगों से यानी बीमारियों से लड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो इन सब मतलब कि मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं? खनिज लवण कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो खनिज लवण की जो डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हो आप, ये वह पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं एवं उचित विकास करते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसका उचित विकास करते हैं तथा रोगों से बचाव के लिए अल्प मात्रा में शरीर तथा ऐसे लिखना तथा जिनकी रोगों से बचाव के लिए अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। यानी कि ये वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं एवं उचित विकास करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ करते हैं। क्लियर है? तथा जिनकी रोगों से बचाव के लिए हमारी बॉडी को क्या जरूरत होती है? अल्प मात्रा में मेनली जरूरत होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? हमारा मिनरल्स यानी कि खनिज लवण कह देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। अगर हम मिनरल्स में बात करें तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स। अब मैक्रो मिनरल्स किसे कहते हैं और माइक्रो मिनरल्स किसे कहते हैं? ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। अगर मैं पर डे की बात करूं, अगर हमारी बॉडी को पर डे यानी कि प्रतिदिन जिन मिनरल्स की 100 mg से 100 mg से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, यानी कि 100 mg से ज़्यादा जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है उन्हें बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स, और जिनकी 100 mg से कम, प्रतिदिन 100 mg से कम की ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं माइक्रो मिनरल्स। क्लियर है? तो मिनरल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। ये हो गया आपका मैक्रो, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, ये डेफिनेशन। ठीक है, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है मैक्रो मिनरल्स और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी माइक्रो मिनरल्स। अब मैक्रो मिनरल्स क्या हैं? जिनकी प्रतिदिन, आप ही लिख सकते हो, जिनकी प्रतिदिन हमें 100 mg से 100 mg से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहते हैं? मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, इस तरह से हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और माइक्रो क्या होता है? जिनकी हमें 100 mg से जिनकी हमें प्रतिदिन ऐसे लिखना है इसकी, जिनकी हमें प्रतिदिन
जिनकी हमें प्रतिदिन 100 mg से कम मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया मिनरल्स को। पहला कर दिया मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो क्या होते हैं? जिनकी हमें प्रतिदिन 100 mg से ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम etc। दूसरी कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया माइक्रो में, जिनकी हमें प्रतिदिन 100 mg से कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसे कह देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं, इनके सोर्स पढ़ने वाले हैं और इनकी हमारे बॉडी में कैसे कैसे आवश्यकता होती है उनको समझते हैं। तो आइए समझते हैं मैक्रो मिनरल्स को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है मैक्रो मिनरल्स की। ठीक है, मैक्रो मिनरल्स को हमने कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा 100 mg से अगर ज़्यादा है तो मैक्रो और 100 mg से कम है तो माइक्रो। तो मैक्रो में क्या है? सबसे पहले सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, मैं क्लोराइड, देखो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, लेकिन क्लोराइड मेनली Cl- में प्रेजेंट रहता है आपका, तो इसलिए हम क्लोराइड कह देते हैं। ठीक है, फिर है पोटेशियम का सिंबल K। ये सारे क्या मैक्रो मिनरल्स हैं। कैल्शियम का सिंबल Ca। फिर है फास्फोरस P, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, और सल्फर S। तो ये सारे हमारे पास कितने हो गए टोटल? 2 4 और 3 7। मेनली मोटा मोटा हम देख रहे हैं 7 हमारे पास जो ये है कंपोनेंट्स, ये क्या है? हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? मैक्रो मिनरल्स हैं, यानी कि इनकी हमें पर डे 100 mg से अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम को समझेंगे कि सोडियम की हमारे बॉडी को कैसे ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला जो सोडियम रहने वाला है, तो सोडियम को समझेंगे। सोडियम मेनली क्या करता है? जैसे मान लो हमने भोजन लिया, तो भोजन के साथ हमारे क्या फ्लूइड यानी कि द्रव भी हमारे अंदर जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, वाटर पिया तो बॉडी के अंदर जाता है। अब वो बॉडी से क्या करता है? फूड के साथ जो हमने फ्लूइड लिया है यानी कि द्रव लिया है, वो बॉडी से निष्कासित भी होता है, यानी कि निकलता है बाहर यूरिन के माध्यम से या और चीज़ों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो हम जितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं यानी कि द्रव को, उतना ही क्या वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, यानी कि आने वाला यानी कि अंदर जाने वाला रेशियो और बाहर निकलने वाला रेशियो क्या होना चाहिए? मतलब जितनी बॉडी को आवश्यकता उतना ही रेशियो उनका होना चाहिए। तो अगर ये फिट है तो यानी कि हमारा बॉडी क्या है? बिल्कुल फिट रहते हैं हम। ठीक है, अगर इसमें उतार चढ़ाव आया तो यानी कि बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको फ्लूइड का जो नियंत्रित करता है, यानी कितना अंदर जा रहा है और कितना उसका रेशियो में बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नियंत्रित करता है सोडियम। ठीक है, तो पहला क्या यूज हो जाता है इसका? शरीर में द्रव संतुलन हेतु आवश्यक है। ठीक है, पहला क्या करता है? ये शरीर में द्रव संतुलन के लिए आवश्यक होता है, द्रव को नियंत्रित करता है। ठीक है, कितने रेशियो में हमारे बॉडी में द्रव जाना चाहिए और उसी रेशियो में वो बाहर भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि आप वाटर तो या द्रव तो जा रहा है बॉडी में, वो बाहर नहीं आ रहा उसी रेशियो में, तो प्रॉब्लम है। या ज़्यादा निकल रहा है तो और कम गेन कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कौन नियंत्रित करता है? आपका मेनली सोडियम नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा है तंत्रिका संचारण, नर्व ट्रांसमिशंस। हमारा अगर सोडियम की मात्रा कमी हो जाए तो क्या हो जाता है बॉडी में? जैसे हमारा नर्व सिस्टम है यानी कि मस्तिष्क है, मस्तिष्क से नर्व सेल जाती है यानी कि जो बाकी अंगों से मिल रही होती है, यानी कि मस्तिष्क हमारा मैसेज भेजेगा बाकी अंगों को कार्य करने के लिए। अगर सोडियम की कमी हो जाए तो मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक जो मैसेज है, सिग्नल है, वो नहीं प्रॉपर पहुंच पाएगा। ठीक है, तो बॉडी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो दूसरा मेनली क्या प्रॉब्लम आ जाती है? तंत्रिका संचारण में प्रॉब्लम आ जाती है। तंत्रिका संचारण का मीनिंग सिंपल सा इतना है कि मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक जो सिग्नल है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, सोडियम की कमी के कारण। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाता है? तंत्रिका संचारण में क्या करता है? सोडियम हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा आपने देखा होगा हमारी बॉडी है, जैसे मेरा ये हैंड है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ऐसे कॉन्टेक्ट करा और ऐसे इसको मैंने छोड़ दिया, ढीला कर दिया,
इकट्ठा किया, छोड़ दिया। तो जैसे मैं अगर मान लो सोडियम की कमी होती बॉडी में, तो जैसे ऊपर करे थे तो थोड़ा मतलब कि पेन टाइप का हो जाता है, यानी कि ये मतलब सिकुड़ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। तो हमारे जो बॉडी में जो मांसपेशियां है, मांसपेशियों को संकुचित, ठीक है, मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसकी मदद ली जाती है? मेनली सोडियम की। तो सोडियम क्या करता है? मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने में, यानी कि मतलब इकट्ठा करने में, ठीक है, क्लियर है। तो इसके मेनली हमने सोडियम के तीन हमने मोटे मोटे से इसके कार्य पढ़े। पहला कार्य है शरीर में द्रव संतुलन हेतु आवश्यक होता है, दूसरा तंत्रिका संचारण में आवश्यक होता है, और तीसरा मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अभी आके आप कैल्शियम का भी पढ़ने वाले हो। कैल्शियम दोनों में होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज दोनों में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोडियम किस में मेनली रहेगा? मांसपेशियों में संकुचन के लिए ही आवश्यक रहता है, ठीक है। फिर बारी आती है इनके सोर्सेज की। भाई हम सोडियम किस में पाया जाए कि हम क्या करें? आपने घर में खाया जाने वाला साधारण नमक देखा होगा। साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। इसमें जो आगे वाली जो डिजिट जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सोडियम, और जो पीछे Cl है इसको बोलते हैं क्लोराइड। तो ये क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक जो है हमारा, वो सोडियम और क्लोराइड दोनों का क्या है? कंपोनेंट एक तरीके से, दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे जरूरी तो है कि सोडियम अगर आप लेते हो तो आपको साधारण नमक में भी वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो पहला सोर्स है आपका टेबल सोल्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला NaCl। दूसरा है सोया सोर्स। जो कोई मतलब ये टेबल सोल्ट नहीं लेता तो वो सोया सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्रोसेस्ड फूड्स, मिल्क सबसे इंपॉर्टेंट है। मिल्क आपको जितने भी यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स मिलेंगे सब में मिल्क में सब प्रेजेंट रहते हैं लगभग, ठीक है। ब्रेड्स और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, ठीक है, और अनप्रोसेस्ड मीट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसके सोडियम के सोर्स है मेनली आपका इसमें मिल्क और दूसरा टेबल सोल्ट, ठीक है। तो ये मेनली इसमें आ जाते हैं, ठीक है। समझ आया मैं सोडियम के बारे में कि सोडियम के क्या कार्य हैं और क्या इसके सोर्स हैं। मेनली हमने 3 कार्य पढ़े। पहला कार्य क्या होता है? पहला कार्य होता है द्रव को संतुलित करना, दूसरा तंत्रिका संचारण में मदद करना, और तीसरा जो मसल से यानी कि मांसपेशियां उनको कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करना, ठीक है। 3 कार्य मेनली हमने इसके पढ़े हैं। तो आइए सेकंड नंबर पे सेकंड टॉपिक को समझते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो रहने वाला है हमारा, देखिए अब है बारी क्लोराइड की। सोडियम पढ़ा, सोडियम के बाद किसकी बारी आती है भाई? क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड क्या है? आपने देखा होगा ये हमारा आमाशय है। आमाशय हमारा क्या है? पेट है, ठीक है। हमारे आमाशय में यानी कि एक एसिड पाया जाता है जो एसिडिटी के लिए भी मेनली जिम्मेदार होता है, HCl। क्या नाम है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका पूरा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे स्टोमच में यानी कि पेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये एसिडिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है, जिसके लिए हम क्या खाते हैं? एंटासिड खाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो सोडा, बेकिंग सोडा इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ये सारे क्या हैं? इसके बेकिंग सोडा के एग्जाम्पल में आ जाते हैं, यानी कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे स्टोमच में यानी कि HCl प्रेजेंट होता है, और HCl को भी कार्य करने के लिए क्लोरीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जब क्लोरीन प्रेजेंट होगा बॉडी में तो ही HCl का निर्माण होता है, ठीक है। अब HCl करता क्या है? जैसे हमने कुछ भोजन को ग्रहण किया तो भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये तोड़ देता है, और मेनली क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अगर बॉडी में HCl यानी कि स्टोमच में HCl नहीं होगा तो भोजन क्या होगा? डाइजेस्ट यानी कि पाचन प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो पाचन नहीं हो पाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे मतलब कि सुस्त होने लगे और धीरे धीरे बॉडी में दिक्कतें परेशानियां आने लगेगी, ठीक है। तो मेनली क्या है? HCl होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन के पाचन में मेन हेल्प कर रहा है। तो HCl के निष्कासन के लिए हमारे पास क्या जरूरी है? क्लोरीन जरूरी है, क्योंकि क्लोरीन होगा तो HCl का निष्कासन होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहली क्या चीज़ बनती है? आमाशय में अम्ल की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आमाशय में अम्ल की मात्रा पर प्रभाव डालेगा ये, ठीक है। अगर क्लोरीन प्रॉपर मात्रा में तो HCl प्रॉपर मात्रा में, खाना आसानी से पचेगा। अगर क्लोराइड की कमी हो गई तो HCl की मात्रा में गिरावट दिखेगी, जिससे हमारा भोजन पचेगा नहीं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। दूसरी बात आती है शरीर में द्रव संतुलन है तो आवश्यक, और दूसरा काम इसका वही है जो सोडियम का काम है कि शरीर में जो द्रव संतुलन है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक?
बारी आती है इसकी सोर्स की। सोर्स हमने अभी पढ़ा है जो टेबल सोल्ट है यानी कि NaCl। इसमें देखो पीछे जो Cl है यही क्लोराइड है आपका, यही क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। और यही क्लोराइड क्या कर रहा है, हमारी HCl को बनाने में हेल्प कर रहा है मेनली, ठीक है। तो यहाँ लिखा है टेबल सोल्ट, सोया सॉस, ये लिखा है यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड्स, मिल्क। देखो मैंने बोला ना मिल्क मेनली लगभग आपको सारे मैक्रो मिनरल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। मीट्स, ब्रेड्स और वेजिटेबल्स, ये सभी क्या है हमारे इसके मेनली सोर्स होते हैं, ठीक है। तो समझ आया आपको क्लोराइड के बारे में, क्या है HCl का जो मात्रा है उस पर प्रभाव डालता है, यानी कि HCl का निर्माण समझ लो एक तरीके से आप। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, बॉडी में द्रव संतुलन में मदद करना, ठीक है। द्रव संतुलन मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, पीछे सोडियम वाले चैप्टर में। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो नेक्स्ट मिनरल से हमारा वो रहने वाला है अब पोटेशियम। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम मान लो यहाँ K है और यहाँ है सोडियम, ठीक है। अगर किसी का BP हाई है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसकी बॉडी में मान लो सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सोडियम को कम लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। या पोटेशियम को ज़्यादा लेना चाहिए, K फॉर पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, K फॉर है भाई आपका पोटेशियम, और Na मतलब है आपका सोडियम। किसी का अगर BP हाई रहता है तो Na ज़्यादा है, किसी का BP लो रहता है तो उसमें पोटेशियम ज़्यादा है, यानी कि BP लो के लिए है ये। और ये BP हाई के लिए है, और ये BP हाई के लिए, यानी कि BP हाई के लिए जिम्मेदार सोडियम, BP लो के लिए जिम्मेदार पोटेशियम। यानी कि अगर आपकी बॉडी में Na की मात्रा ज़्यादा है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, BP हाई रहता है, तो आपको पोटेशियम लेना चाहिए, जिससे कि क्या करता है पोटेशियम, ये हमारे जो बॉडी में जो सोडियम है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करेगा तो धीरे धीरे BP अपने लेवल पे आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। वहीं अगर पोटेशियम की मात्रा कम है तो BP क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा। तो मेनली पहला काम क्या है पोटेशियम का, सोडियम के लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। पहला काम क्या है, सोडियम के लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। सोडियम के लेवल को कंट्रोल करेगा तो जो सोडियम का काम है वही फंक्शन करेगा ये। मेनली सोडियम का, अगर ये पोटेशियम कम हो गया तो सोडियम अपना काम करेगा फिर ज़्यादा, और अगर ये सोडियम कम हो जाए, ठीक है, तो फिर इससे होने वाले नुकसान हो जाएंगे। मेनली पोटेशियम के काम वही हैं जो सोडियम के काम है। क्यों, ये सोडियम को ही क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मांसपेशी संकुचन जो किस में होता था, मेनली सोडियम में देखने को मिलता था। यानी कि अगर इसकी मात्रा प्रॉपर है तो मांसपेशी संकुचन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो ये बढ़ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी मांसपेशियों में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा है तंत्रिका संचारण में जो सोडियम में था वही सेम चीज़ इसमें, ठीक है। तीसरा है शरीर में द्रव संतुलन हेतु आवश्यक होता है, ठीक है। तो मेनली इसके वही कार्य हैं जो आपके सोडियम के, बस सिंपल सा आपको याद रखना है, पोटेशियम सोडियम के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इसके सोर्सेज की। इसके जो सोर्स होते हैं, पहला है मांस, दूध। देखो मैंने आपको बताया जो मिल्क है वही आपका मेनली सब चीज़ों में अवेलेबल होता है, ताज़े फल व सब्जियाँ, मोटे अनाज व दालें। तो ध्यान रखना जिसका भी BP हाई रहता है वो इन सब चीज़ों को लें और अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। तो आइए नेक्स्ट आगे वाला पढ़ते हैं जो इसके बाद है। इसके बाद बारी आती है कैल्शियम की। अब आपको कैल्शियम तो पता ही है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के कार्य क्या हैं। कैल्शियम का सबसे पहला कार्य तो यही है, हमारी जो हड्डियाँ होती है मेनली वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। हड्डियाँ और दांत, हमारे हड्डियाँ और दांत का जो निर्माण है हमारे वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल देते हैं आप। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये जो हमारी हड्डी है यानी कि बोन्स है, तो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा होगा आपने कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियों में कटकटाहट सी होने लग जाती है, ठीक है। तो साथ में मतलब कि उतनी एनर्जी भी नहीं रहती, हड्डियाँ पूरी तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पाती अगर कैल्शियम की कमी हो जाए। दांतों में कैल्शियम की मतलब बॉडी में कैल्शियम कमी हो जाएगी तो हमारे दांत हड्डियाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दांत और हड्डियाँ मेनली कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला तो इसका आप सिंपल सा यहाँ पे समझ सकते हो, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। दूसरा तंत्रिका तंत्र की क्रिया में सहायक, ठीक है। इंपोर्टेंस इन नर्व फंक्शनिंग,
ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र की क्रिया में सहायक होती है। ठीक है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरा वो हमारा मस्तिष्क और ये पीछे की जो स्पाइनल कोड होती है इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? मस्तिष्क और ये स्पाइनल कोड से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि नर्व सिस्टम कह दो आप, है ना। इसका मेनली क्या काम है? ठीक है, अगर कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो ये सही से कार्य नहीं कर पाएगा, आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की क्रिया में क्या रहता है? ये मेनली सहायक रहता है। तीसरा अभी हमने पढ़ा था जो सोडियम था वो जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते थे यानी कि सिकुड़ते थे तो उसमें हेल्प करता था सोडियम, लेकिन जो कैल्शियम है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करने और रिलीज करने में दोनों में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो मांसपेशियों को इकट्ठा करना और वापस यानी कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलीज करने दोनों में क्या होगा? आपके प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा। ठीक है, तो इसलिए कैल्शियम की मात्रा क्या रहनी चाहिए? बॉडी में प्रॉपर रहनी चाहिए। आपने देखा होगा जिनको कैल्शियम की कमी हो जाती है घुटने में बैठते उठते क्या रहता है? घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है। तो मांसपेशी क्रियाओं में क्या रहता है? मेनली सहायक रहता है। हेल्प मसल्स रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ हेल्प्स मसल्स रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो, दोनों में क्या करेगा? मदद करेगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये रिलैक्स होगी। ठीक है, अगर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, ऐसे बात की जाए तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है? आपका सोडियम। देन पोटेशियम भी इसमें हेल्प कर रहा है। बट अगर आपसे कैल्शियम पूछा है तो वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों में हेल्प करता है। आपकी क्लियर है यहाँ तक? तीसरा, रक्त का थक्का जमाने में। रक्त का थक्का क्या है? जैसे कई बार कट लग जाता है तो उसमें ब्लडिंग होती रहती है, खून निकलता रहता है। रक्त का थक्का नहीं, खून एकदम से रुकता नहीं है। तो मेनली किस में हेल्प कर? अगर आपसे पूछ ले जाए कौन सा खनिज लवण ऐसा है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो आपको बोलना है कैल्शियम। क्या बोलना है आपको? कैल्शियम। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछ ले कौन सा विटामिन ऐसा है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के। अगर आपसे पूछ ले कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन का नाम तो आपको बोलना है फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो ये प्रोटीन है, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन, विटामिन पूछे तो विटामिन के, और खनिज पूछे तो आपका कैल्शियम। क्या हो जाता है? कैल्शियम। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। देखो पहला क्या बोला? स्वस्थ हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है क्योंकि हड्डी और दांतों का निर्माण कैल्शियम से हो रखा है। दूसरा, मांसपेशियों की क्रियाओं में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? हेल्प मसल रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा, तंत्रिका तंत्र की क्रिया में सहायक, क्योंकि हमारा जो नर्व सिस्टम है वो तभी कार्य कर पाएगा अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट है। चौथा है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेगा। अगर कैल्शियम प्रॉपर है तो ये इससे क्या रहेगा? रक्तचाप, जो रक्तचाप है वो भी क्या रहेगा? आपका कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल 120/80 रहता है ना। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होता है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका बीपी, नॉर्मल बीपी होता है ना 120/80। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो रक्तचाप को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। ठीक है, और 4 पॉइंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सहायक रहता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे बॉडी में कोई अभी एक कोविड वैक्सीन लगाई थी तो क्या बना? इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा था। ठीक है, इसी तरीके से ये जो कैल्शियम अगर ये रहेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या रहेगा? आपका सहायक रहेगा। ठीक है, ये काम WBC भी करता है, WBC वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये काम वो भी करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या रहेगा? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ठीक है, या इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके सोर्स की बात करें तो आपको पता है कैल्शियम किस किस में पाया जाता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है। दूध और दूध से बने उत्पाद, इसमें कैल्शियम आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बारी आते हैं मछली खाद्य पदार्थ, और यहाँ टोफू आ रखा है। टोफू क्या होता है? जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन का जो पनीर बन जाता है उसको क्या कह देते हैं? हम टोफू कह देते हैं। सोयाबीन के दूध से जो टोफू वो बनता है ना पनीर, उसको बोलते हैं टोफू। ठीक है, सोया मिल्क, हरी सब्जी व दालें, हरी सब्जियाँ व दालें क्या रहते हैं? इसके मेनली सोर्स रहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम के बारे में समझ आया। कैल्शियम के बारे में आप याद कर सकते हो, हड्डी और दांत किससे बने हैं? कैल्शियम से और फास्फोरस। अभी फास्फोरस आगे पढ़ने वाले हो तो मेनली क्या याद रखो? हड्डी और दांत में मदद करता है। दूसरा, सोडियम करता था सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में, ये दोनों में क्रिया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों में, क्योंकि कैल्शियम बहुत जरूरी है।
तीसरा पॉइंट याद रखो, रक्त का थक्का जमाने में, खून निकल गया तो वहाँ पे क्या कौन सा खनिज है जो रक्त का थक्का जमाता है? कैल्शियम है जी। रक्त का थक्का जमाता है तो साथ में बीपी को भी नियंत्रित करता है, यानी कि रक्तचाप भी क्या करता है? नियंत्रण, कंट्रोल में रखता है। अब रक्तचाप कंट्रोल में रखेगा भाई तो सीधा सा मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सहायता करेगा। और जब हर चीज़ सब सही है आपका तो तंत्रिका तंत्र क्या करेगा? क्रिया अच्छे से कर पाएगा। तो तंत्रिका तंत्र क्रिया में भी क्या रहता? सहायक रहता है। तो आपको इस तरह से इनको सीक्वेंस से आप याद कर सकते हो। सोर्स क्या है आपने पता होगा, दूध में, दूध से बने उत्पाद में मछली, टोफू और सोयाबीन मिल्क और हरी सब्जियां व दालें में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। और कैल्शियम वाली चीज़ें खानी भी चाहिए, कैल्शियम की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो है नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट मिनरल्स को। इसके बाद बारी आती है आपकी फास्फोरस। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है फास्फोरस की। ये हमारा दांत है। अभी मैंने आपको बताया जो हमारे दांत होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखने में भी ये क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, ये हमारा दांत है, इनेमल है ऊपर का। आजकल जो टूथपेस्ट आते हैं वो देखा होगा मेनली, पहले तो दांत को इनेमल को घिस देते हैं, उसके बाद नया प्रोडक्ट निकाले तो उस इनेमल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि नहीं बनता। ये इनेमल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये दिख रहा है ऊपर का ये वाइट वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं इनेमल। जो कैविटी होती है वो इसमें धीरे धीरे लगती है और फिर इसके बाद अंदर तक चली जाती है। ऊपर तो भले कैविटी इतनी सी लगती है पर अंदर उसकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं। इसलिए अगर आपके दांत में थोड़ी भी कैविटी है तो उसकी सफाई करवा लें। ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे अंदर तक जैसे इनेमल से अंदर जाएगी उसके बाद आपको फिर RCT करवानी पड़ती है। ठीक है, कैप लगती है ना वो दांत में। ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा ये ऊपर तो उसमें फिलिंग हो जाती है सिंपल सी। इसके बाद बारी आती है, आपने समझ लिया इसको, हड्डी और दांतों के स्वस्थ रखने में सहायता करता है। फिर बात है हर कोशिका में उपस्थित होता है ये। ठीक है, क्या रहता है? ये हर कोशिका में उपस्थित रहता है। ठीक है, फास्फोरस, जैसे मान लो हमारे पास कोशिका होती है, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको। जैसे कोशिका होती है हमारी, ये हमारे पास एक कोशिका, ये हमारी एक सेल है, इसकी एक आउटर सेल होती है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ, प्लांट सेल की जो बाहर सबसे बाहर होती है सेल वॉल, है ना, इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। क्या बोल देते हैं इसको हम? कोशिका भित्ति, जो कि आपकी एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है। एनिमल सेल की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि क्या बोलेंगे उसको? जो सबसे बाहर की, देखो ये सेल है, अगर प्लांट सेल की बात करें उसमें सबसे बाहर रहती है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे उसको? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे लिख दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या हो जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है। ठीक है, सबसे बाहर की क्या हो जाती है आपकी? अगर मैं बात करूं एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये बात कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली वाली, अब इसमें क्या होता है? जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है मेनली ये बनी होती है, इसका जो ये होती है फास्फो, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, ये बनी होती है आपकी फास्फोलिपिड की। ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है ये? फास्फोलिपिड की बनी होती है। दोबारा सुनो, प्लांट सेल की जो सबसे बाहर की लेयर है वो है कोशिका भित्ति। वहीं अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसकी सबसे बाहर की जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली फास्फोलिपिड कहते हैं, फास्फोलिपिड की बनी होती है। लिपिड क्या है? एक प्रकार का फैट, यानी कि वसा ही होता है लिपिड। ठीक है, तो मेनली किसकी है? फास्फोरस की है। अब जो ये बनी है फास्फोरस की है, तो इसलिए बोलते हैं हर कोशिका में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। इसलिए क्या रहता है? हर कोशिका में उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की यानी एनिमल सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मेनली किसकी बनी होती है? वो बनी होती है फास्फोलिपिड की। लिपिड क्या है? एक प्रकार का फैट है। तो बात आती है फास्फो यानी कि फास्फोरस की। ठीक है, तो फास्फोरस इसलिए हर कोशिका में क्या रहता है भाई साहब? प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? कोशिका की बात करें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। ठीक है, कोशिका वाले चैप्टर में हम इसको पूरा समझा देंगे आपको कि कहाँ से की थी। ठीक है,
किसने जीवित कोशिका देखा, किसने मृत कोशिका देखी, तालाब में देखी, कहाँ देखी, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि हर कोशिका में कैसे ये उपस्थित रहता है, क्योंकि हर कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी होती है। देन वहीं पे ये हमारे बॉडी में अम्ल क्षार का नियंत्रण करने में मदद करता है। जैसे मान लो हमारी जो बॉडी होती है मेनली, अभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है रेलवे वगैरह में, 7.3 से 7.4 ये मेनली हमारे बॉडी का पीएच स्केल रहता है कि इसके बीच हमारी बॉडी अच्छे से कार्य कर पाती है। अगर आप कई बार ज़्यादा अम्ल या ले लेते हो तो बॉडी ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा क्षारीय हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मेनली फास्फोरस ये क्या करता है, अम्ल और क्षार का नियंत्रण करने का हिस्सा, यानी कि अम्ल और क्षार के लेवल को क्या करता है, बॉडी में कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। अम्ल और क्षार को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी की प्रास क्या है, इनकी रेंज क्या है, 7.3 से 7.4 तक ये कंट्रोल करता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद बारी आती है इनके सोर्सेज की। इसके सोर्स क्या होते हैं, तो इसके सोर्स को समझेंगे। इसके जो सोर्स हैं भाई, इसके सोर्स हैं मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, और बारी आएगी दूध की, मिल्क, और प्रोसेस्ड फूड की, ठीक है। मिल्क यानी कि दूध सब में ही अब का अवेलेबल है, तो दूध पियो और मैक्रो मिनरल्स को बढ़ाओ, ठीक है। तो मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, दूध और प्रोसेस्ड फूड ये कोई भोजन नहीं है, ये किसी जीव की हत्या है, ठीक है। तो इसकी तरफ ध्यान ना दें, ठीक है। मिल्क एक बार के लिए पी लो, पर वैसे इसमें भी प्रॉब्लम है, बट पी सकते हो आप, ठीक है। बारी आती है प्रोसेस्ड फूड की, ठीक है। इतना अच्छे आइटम है खाने के लिए, आप इनको मत खाओ, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। बस हम यहाँ पढ़ाने के लिए हमें बताना पड़ता है, ये भी इसके सोर्स होते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम की। किसकी बारी आती है अब, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होता है, पहला ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है सबसे पहले। अब देखा होगा आपने, जो प्रोटीन है मेनली, प्रोटीन हमने खाया, हमारी बॉडी में गया, तो क्या होता है वहाँ पे मतलब टूट जाता है वो अलग अलग पार्ट्स में, और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो ये प्रोटीन जुड़ के ये उसके क्या करता है, रक्षा भी करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज भी बना देता है, ठीक है, मतलब रक्षा करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन निर्माण में सहायक रहता है मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे मान लो हमने प्रोटीन को लिया भोजन के थ्रू, बॉडी में गया, बॉडी में वो टूट गया, ठीक है। लेकिन फिर ये प्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़ के क्या करेंगे, दोबारा निर्माण करेंगे जहाँ पे जितनी आवश्यकता होगी उस कार्य के लिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। जब बॉडी में प्रोटीन निर्माण, जैसे प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एमिनो एसिड होते हैं 20, कुछ होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड, और ये होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। ये वो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, ये बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं, और ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो ये बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। जब हमने प्रोटीन खाया, वो बॉडी में टूटा, और फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ी जितनी मात्रा में, उस प्रकार से उसके पार्टिकल जुड़ते हैं। तो जब लास्ट में इनकी जरूरत पड़ी तो मैग्नीशियम क्या करता है, इस कार्य को करने में हेल्प करता है मैंने, ठीक है। फिर बारी आती है तंत्रिका संचारण में, नर्व ट्रांसमिशन में काम करता है। नर्व ट्रांसमिशन हमने पीछे आपको समझा दिया क्या होता है, ठीक है। फिर बारी आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी क्या करता है, मदद करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इसके सोर्स की। तो इसके सोर्स है नट्स, सीड्स, पत्तेदार सब्जियां, सीफूड, चॉकलेट और कठोर पेयजल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। कठोर पेयजल को हम आगे आपको समझा देंगे, ठीक है, कठोर पेयजल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बारी आती है क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी ना हो जाए, ठीक है, फिर आप बोर हो जाते हो। फिर बारी आती है फंक्शन एंड सोर्स ऑफ सल्फर। अब बारी आती है सल्फर की भाई, ठीक है। तो सल्फर क्या है, डीएनए का निर्माण और मरम्मत करता है। मेनली आपने देखा होगा हर सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। कोशिका में क्या डीएनए है, ठीक है। जब आपको पता है बॉडी आगे बढ़ती है, बॉडी का निर्माण आगे ग्रोथ होती जाती है, तो एक कोशिका से नई कोशिका का जन्म होता है और साथ में डीएनए भी आगे जाता रहता है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि डीएनए का निर्माण और मरम्मत करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कोशिकाओं के नुकसान से सुरक्षा करता है, ठीक है। कोशिकाओं के नुकसान से क्या करता है, ये मेनली सुरक्षा करता है, ठीक है। और फिर क्या, आवश्यक एमिनो एसिड का भी निर्माण करता है। मेनली इसके 3 कार्य हैं। पहला कार्य है डीएनए का निर्माण और मरम्मत करना, ठीक है।
कोशिकाओं के नुकसान से सुरक्षा करना और आवश्यक एमिनो एसिड का निर्माण करना। इसके मेनली ये 3 कार्य हमने बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद सोर्स हैं इसके, प्रोटीन के साथ उपस्थित मांस, अंडे, मछली, मुर्गियाँ और दूध, दालें, नट्स में इसका ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना समझना आपने, ठीक है। तो आशा है आपको आज समझ आया होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कल की क्लास में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को समझेंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जहाँ पे जो हमारे डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हो, जो कि हमने अभी 21 जुलाई से स्टार्ट किया है, जिसमें हमने यूटेट पेपर 1 की जो फ़ीस रखी है वो 799 रुपये रखी है मात्र। मैं अगर यूटेट पेपर 2 की बात करूँ मैं, वो चाहे आपका मैथ साइंस में हो, चाहे वो आपका SST में, दोनों बैच अवेलेबल है और दोनों की फ़ीस मात्र 799 रुपये ही रखी गई है। मैं अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहते हो तो इनकी फ़ीस कंबाइंड रूप से 999 रुपये आपके लिए रखी गई है, ठीक है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हो, इस नंबर पे हमें आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।